हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं पीटी 365 जो कि हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स की चल रही है। तो काफ़ी लेसन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारी पार्ट 3 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले वो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज़ के साथ करेंगे। तो इसके अंडर में देखेंगे कि कौन कौन सी स्कीम्स थी जो कि लास्ट 1 ईयर में, तो उसको हम लोग यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चंस के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होगी। उसमें आप लोग को देखने को मिलेगा कि किस तरीके की क्वेश्चंस आती है और आप लोग को किस तरीके से टैकल करनी है। तो अभी आप लोग पहले इसको क्वेश्चंस देख लीजिए और इसके आंसर मैं लेसन के एंड में बताऊंगी, जिससे कि जब तक आप लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व कर लीजिए और इसकी जो आंसर होगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर कीजिएगा। तो जैसे कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस कर ही रहे हैं, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए जो कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो कि प्रीलिम्स में आ चुकी है, तो इसमें से आपको बतानी है 3 स्टेटमेंट दी गई है। इसमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट है कि ये फ्लैगशिप स्कीम है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत। सेकंड है कि ये आपकी दूसरी थिंग्स में है जिसमें कि यहाँ पे ट्रेनिंग इम्पार्ट की जाएगी, किसमें, सॉफ्ट स्किल्स में, एंटरप्रेन्योरशिप में, फाइनेंशियल में और डिजिटल लिटरेसी में। थर्ड है कि इसका एम है कि जो भी यहाँ पे कॉम्पिटेंसीज है, अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स जो कि हमारे कंट्री में है, उसको यहाँ पे आपका अलाइन करना है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के साथ। तो आपको बताने कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन से। यहाँ पे भी आपकी 4 स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कि करेक्ट कौन सी है। फर्स्ट है कि ये जो मिशन लाया गया है इसमें अवेयरनेस बढ़ाने के लिए है, वो भी यहाँ पे माल न्यूट्रिशन जो कि प्रेग्नेंट वीमेंस और लैक्टेटिंग मदर्स को होती है। सेकंड है कि यहाँ पे जो इंसिडेंस है एनीमिया की, वो भी यंग बच्चों में, एडोलेसेंट गर्ल में और विमेन में, तो इसको यहाँ पे कम करनी है। थर्ड है कि जो मिलेट्स की यहाँ पे कंजप्शन है, कोर्स सीरियल्स की और अनपॉलिश्ड राइस की, उसको यहाँ पे प्रमोट करनी है। एंड फोर्थ वन इसकी कंजप्शन है जो पोल्ट्री एग्स की, उसको भी यहाँ पे प्रमोट करनी है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड फोर्थ या फिर थर्ड एंड फोर्थ। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में करनी है। हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, तो तब तक आप लोग को टाइम मिल जाता है। ओके, अब आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपने आर्टिकल के साथ। तो सबसे पहली स्कीम अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो कि है डेयरिंग प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम। तो ये जो फंड आपका बनाया गया है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोग देखते हो कि हर साल कोई ना कोई फंड से क्वेश्चंस आती है। और अगर इस तरीके की स्कीम से रिलेटेड अगर गवर्नमेंट जो है अलग से कोई फंड यहाँ पे क्रिएट करती है किसी अलग पर्पज़ से, तो वो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस तरीके के फंड का यहाँ पे आपका लेकर आना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। इससे आपको टाइटल से ही पता चल रहा है कि डेयरी प्रोसेसिंग करनी है और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। यानी कि यहाँ पे क्या करनी है कि एडिशनल मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी को बढ़ानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है, जिससे कि यहाँ पे अच्छी खासी जो है मॉडर्नाइज और बहुत ही अच्छी एफिशिएंसी हो हमारे डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट और मशीनरी में। ओके, क्योंकि दोनों चीज़ यहीं पे लिखी हुई है कि डेयरी प्रोसेसिंग है, इट मीन्स कि मिल्क प्रोडक्शंस को बढ़ाना है हम लोग को, साथ ही साथ इसके लिए और भी अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना है। अब इसमें कौन कौन बेनिफिशियरीज है, कौन कौन इस स्कीम के अंदर आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि 95 लाख जो मिल्क प्रोड्यूसर्स है, यहाँ पे 50,000 विलेजेस में उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। इंड बोरोवर्स है, जैसे कि जो मिल्क यूनियन होते हैं, स्टेट डेयरी फेडरेशंस होते हैं, मिल्क कोऑपरेटिव होते हैं, मिल्क प्रोड्यूसर कंपनीज होते हैं। तो फाइनली जो कंपनीज होते हैं जहाँ पे ये फार्मर्स क्या करते हैं कि मिल्क को आपका जो है निकाल कर, मतलब कि गाय वगैरह से मिल्क का जो यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, उससे वो लोग जो है ना मैन्युफैक्चर करके जो है, मैन्युफैक्चर मतलब कि उसको अच्छे से पैकेट वगैरह में जो है आपका डाल वाल के जो है इस तरीके के इंड बोरोवर्स तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो भी आपके कंपनीज है, जो भी आपके स्टेट डेयरी फेडरेशन है, उस तक जब इस तरीके के मिल्क को पहुंचाया जाता है ना, तो उन सारे लोगों को भी यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। साथ ही साथ अब इसकी फीचर्स देखते हैं कि मेनली इस तरीके के फंड में आपका रखा क्या गया है। ये तो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, क्योंकि आप समझ रहे हो कि डेयरिंग आपका जो है यहाँ पे आपका डेयरी प्रोसेसिंग के लिए है। साथ ही आप लोग जानते हो कि जो भी आपका यहाँ पे डेयरी प्रोसेसिंग के लिए काम होता है, इन्वेस्टमेंट का काम होता है, तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट का काम हो रहा है, तो ये सारी प्रोसेस जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। दैट्स वाई ये कैसी हो गई, तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो गई। और इसको जो लॉन्च किया गया है ये डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग की गई है। अभी जो मैं क्वेश्चन पूछी हूँ उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही दिया गया है कि ये स्कीम आपका इस मिनिस्ट्री के तहत जो है आपकी लॉन्च की गई है। सो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कौन सी स्कीम कौन सी यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पे लॉन्च की गई है, ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस स्कीम के तहत आप देखोगे कि जो फंड है वो यहाँ पे नबार्ड के अंदर सेटअप किया जा रहा है। सो नबार्ड क्या है, नबार्ड है यहाँ पे आपका रूरल डेवलपमेंट बैंक है, यानी कि यहाँ पे रूरल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए ये बैंक है जो कि यहाँ पे लोन देती है, आपकी क्रेडिट देती है, या फिर आपको पैसे की जो आपको
ये सारी चीज़ जो है यहाँ पे करती है। तो नाबार्ड के अंदर जो है इस फंड को यहाँ पे सेटअप किया जा रहा है। साथ ही फंडिंग जो है ना ये आपका इंटरेस्ट बियरिंग लोन के फॉर्म में है, यानी कि लोन जो भी ले रहे हैं ना उनको यहाँ पे इंटरेस्ट देना होगा। इम्प्लीमेंट किया जाएगा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा, साथ ही नेशनल डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस, और ये आपका जो है ना इंड बोरोवर के ही थ्रू होगा। इट मीन्स कि जो भी यहाँ पे आप लोग देखते हो दुकान वाले हैं या कंपनीज़ वाले, दुकान वाले तो नहीं कहूँगी, कंपनीज़ है जो कि ऑलरेडी जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये सारे मिल्क्स को लेकर वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कंज्यूमर तक पहुँचाते हैं, तो वो हो गए इंड बोरोवर्स। तो उनके थ्रू ही यहाँ पे जो है ना आपका इम्प्लीमेंट किया जाएगा। साथ ही जो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट है वो भी यहाँ पे गारंटर होंगे लोन रीपेमेंट के लिए, यानी कि जो लोन लेंगे जितने भी स्टेट गवर्नमेंट होंगे अगर वो भी यहाँ पे लोन लेते हैं ना, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट तो लोन ले लेंगे, इसके अंदर जितने भी आपके लोग इंक्लूड है, फार्मर्स वगैरह इंक्लूड है, अगर वो नाबार्ड से इस तरीके का लोन लेते हैं तो उसमें क्या होगा ना कि स्टेट गवर्नमेंट होंगे जो कि गारंटर होंगे, उनको यहाँ पे देखना है कि जो भी लोग यहाँ पे लोन लिए हैं वो वापस से रीपे कर रहे हैं कि नहीं। ओके, सो इट इज़ अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। रिसेंटली क्या है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे इंटरेस्ट सबवेंशंस को इंक्रीज़ करी है और सब्सिडी को जो भी लोन में दिया जा रहा है, और डेयरी सेक्टर में ये कितना था, पहले 2% था, लेकिन अब इसको यहाँ पे बढ़ा के 2.5% कर दिया गया है। सो व्हाट इज़ इंटरेस्ट सबवेंशन? इंटरेस्ट सबवेंशन कहने का मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई फार्मर्स है वो यहाँ पे अलाइड सेक्टर चला रहे हैं, जैसे कि डेयरी प्रोसेसिंग वगैरह भी कर रहे हैं, तो उनको क्या चाहिए, लोन चाहिए। उनको जो लोन दिया गया है वो यहाँ पे 5% पे लोन दिया गया है, और ये लोन जो है ना उनको 5 ईयर्स में पूरी तरीके से आपका पेमेंट करना है, ठीक है, वापस से रीपे करना है। तो फार्मर्स यहाँ पे क्या करेंगे कि ठीक है चलो 5% का यहाँ पे जो आपका 5 साल के बाद जब उनको लोन को रीपेमेंट करना है तो वो करेंगे। लेकिन सरकार क्या कह रही है कि ये जो फार्मर्स है जो कि 5% के ऊपर जो है, यानी कि लोन तो उनको मिल गया, उसके बाद 5% ब्याज के साथ जब वो यहाँ पे लोन को रीपेमेंट करेगी तो जितना लोन होगा ना टोटल उसका 2%, ठीक है, उसका 2% जो है ना इंटरेस्ट का 2%, यानी कि 5% के हिसाब से जितना भी होता है, मान लीजिए कि 100 रुपये ही होता है 5% के हिसाब से, तो उसका 20 रुपये जो है ना सरकार यहाँ पे करेगी। तो ये बात कहा जा रहा है सरकार के द्वारा, तो सरकार इस चीज़ को ऑलरेडी चला रही है। इंटरेस्ट सबवेंशन आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा सेक्टर्स में फार्मर्स को ये दिया जा रहा है, क्योंकि उनके इंटरेस्ट को ना हल्का करने के लिए, क्योंकि आप लोग को पता है कि एक तो वो लोग बेचारे लोन लेते हैं, उनको इतना प्रॉफिट होता नहीं, लोन वो चुकता करेंगे साथ ही इंटरेस्ट भी चुकता करेंगे, तो उनके लिए डबल बर्डन हो जाता है। तो समटाइम्स क्या होता है ना कि फार्मर्स डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, वो लोन नहीं दे पाते हैं, ठीक है, लोन को रीपे नहीं कर पाते हैं, तो इससे बैंकों को घाटा होता है। तो सरकार यहाँ दोनों को बचाने का कोशिश कर रही है। एक जगह फार्मर्स की भी कंडीशंस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि फार्मर्स जो है यहाँ पे ऐसा ना सोचे कि बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन हो गया, वो जो है लोन को रीपे नहीं करेगी, तो उसके बर्डन को हल्का करने के लिए ना सरकार यहाँ पे जो है 2.5% तक का जो है, अब क्या बोल रही है कि 2.5% यानी कि 100 रुपये का 25 रुपया जो है ना सरकार यहाँ पे कर देगी, ठीक है। और इससे क्या होगा कि बैंकों को घाटा नहीं होगा। बैंक को क्या हो गया कि आप लोग देख रहे हो कि कितना ज़्यादा एनपीए की इशू बढ़ रही है, कितना ज़्यादा जो है बैंक कोलैप्स हो रहे हैं, तो बैंकों की भी स्टेटस को यहाँ पे ठीक ठाक रखने के लिए, उनकी स्टेटस को जो है मेंटेन करने के लिए सरकार इस तरीके से हेल्प कर रही है। ओके, तो इसको कहते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन। पहले तो सब्सिडी दिया जाता था, यानी कि छूट एक तरीके का देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 100 रुपये के आप यहाँ पे लोन ले रहे हो तो आपको लोन में भी सब्सिडी देते हैं, यानी कि 20 रुपये का आपको सब्सिडी मिल गया, अब आपको 80 रुपये यहाँ पे लोन लेना होगा। ओके, यहाँ पे आपको 80 रुपये जो है ना पेमेंट करना होगा। तो किसी भी तरीके का सब्सिडी, जैसे कि आप लोग गैस सिलेंडर भी लेते हो तो आप लोग पे तो कर देते हो 1000 समथिंग रुपीज़, लेकिन आपके जो है गैस सिलेंडर लेने के बाद जो है ना 200 समथिंग रुपीज़ या 300 समथिंग रुपीज़ आपके अकाउंट में वापस आ जाता है। तो व्हाट इज़ दिस, ये सरकार की तरफ से कुछ छुटकारा है कि ठीक है आप लोग, लेकिन सरकार भी उसमें आपको हेल्प करिए कुछ ना कुछ सब्सिडीज़ देके। तो इस 2 तरीके से जो है ना सरकार काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है। फंडिंग पीरियड आप स्कीम का देखोगे तो इसको रिवाइज किया गया है, पहले था 2017 से लेकर 18 2019-20 तक, अब इसको यहाँ पे जो है ना 2020 और 2023 तक बढ़ा दिया गया है, यानी कि 3 साल इसको एक्सटेंड कर दिया गया। और जो रीपेमेंट पीरियड है ना उसको भी बढ़ा के अब यहाँ पे 2030-31 तक कर दिया गया है, यानी कि 10 साल और यहाँ पे रीपेमेंट पीरियड बढ़ा दिया गया है। यानी कि इसके अंदर नाबार्ड से अगर कोई भी डेयरी प्रोसेसिंग करने के लिए अगर लोन वगैरह लेते या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे लोन वगैरह लिया जाता है, तो उनको रीपेमेंट करने के लिए जो है ना 10 साल का टाइम दिया गया है कि वो आराम से रीपे कर सकते हैं। ओके, तो इतनी जो इनकी फीचर्स है आपको ध्यान रखिएगा। इस तरीके की जो फंड होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एनिमल को कोई भी तरीके की बीमारी होनी है ना, तो उनके डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो यहाँ पे लाइव स्टॉक डिजीज़ देखने को मिल रहा है, हम लोग लास्ट में ही इसको डिस्कस किए थे।
ये आपका हो गया फुट एंड माउथ डिजीज़। ये हम लोग PT 365 साइंस एंड टेक में डिस्कस किए थे, ठीक है। अब यही चीज़ आप लोग देख लीजिए कि थोड़ा सा और मॉडिफाइड रूप में आपका स्कीम की तरफ पता चल रहा है कि इसके लिए स्कीम भी लाया गया है सरकार के द्वारा, ठीक है। बेसिक हम लोग डिजीज़ के बारे में साइंस एंड टेक में पढ़े थे कि ऐसी डिजीज़ आज की डेट में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। मैं आपको बहुत ज़्यादा फिगर्स वगैरह भी दिखाई थी ब्रुसेलोसिस का, कि गायों को किस तरीके से जो है प्रॉब्लम हो रही है। साथ ही फुट एंड माउथ डिजीज़ की तो मैं आप ही को बोल दी थी कि आप सर्च करके देख लेना। तो अब यहाँ पे देखिए कि ऐसा नहीं है कि इस तरीके के गाय वगैरह सबको जो है इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है तो सरकार कुछ नहीं करी, नहीं, सरकार इसके लिए भी स्कीम लेकर आई है। तो यहाँ पे जो भी आपका डिजीज़ है जैसे फुट एंड माउथ डिजीज़ और ब्रुसेलोसिस है, ये आपका 2025 तक और साथ ही साथ इरेडिकेट कर दिया जाएगा 2030 तक, यानी कि 2025 तक इसको कंट्रोल किया जाएगा, 2030 तक इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। इस तरीके का एम लेकर सरकार आई है। अब आइए इसमें भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं, आपकी अच्छी खासी रिविजन्स हो जाएगी। देखिए गाइज, ये PT 365 विजन आइज की ही मैगजीन से मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ। इसकी जो PDF है मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी हूँ, वहाँ से आप देख सकते हो। साथ ही प्रीवियस जितनी भी आपको लेसन चाहिए वो सब आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। प्लीज़ आप लोग मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। साइलेंट फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे क्या है ना कि वैक्सीनेट है, यानी कि यहाँ पे वैक्सीन वगैरह दी जाएगी। यहाँ पे 600 मिलियन जो लाइव स्टॉक है, जिसमें कि कैटल भी है, बफेलो है, शिप है, गोट है, पिग्स है, उन सबको यहाँ पे जो है वैक्सीनेशन दी जाएगी अगर उनको इस तरीके का फुट एंड माउथ डिजीज़ है। फुट एंड माउथ डिजीज़ कहने का मतलब है कि पैरों में और माउथ में जो है ना इस तरीके के जानवर को बहुत ही भयंकर डिजीज़ हो जाती है, बीमारी हो जाती है, तो इससे भी जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। इसका एम यही है कि 36 मिलियन जो फीमेल बोवाइन काव्स है ना, उनको यहाँ पे वैक्सीनेट करना है और इस तरीके से ब्रुसेलोसिस डिजीज़ के अगेंस्ट में उनको फाइट करना है। ब्रुसेलोसिस डिजीज़ में क्या होता है ना कि जितनी भी फीमेल गाय वगैरह होती है, चाहे फीमेल गाय हो, बफेलो हो, शिप हो, गोट हो, उनको क्या होता है ना कि ब्रुसेलोसिस अगर डिजीज़ हो जाता है तो वो प्रेग्नेंट होती है ना, तो वो आपका एबॉर्ट हो जाता है, यानी कि प्रेगनेंसी जो है ना वो अच्छे से नहीं हो पाता, रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है फेलियर हो जाती है उनकी, या तो प्रेग्नेंट हो नहीं पाती या तो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो उसमें क्या होता है ना कि ये गाय वगैरह, शिप वगैरह का क्या होता है कि अच्छे से जो है उनकी प्रेगनेंसी सक्सेस नहीं हो पाती है। तो इसलिए इस तरीके का जो है ना फीमेल काब्स को ये देखने को मिलता है ब्रुसेलोसिस डिजीज़। साथ ही फंडिंग आप देखोगे तो अगेन ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 100% फंडिंग दिया जाएगा और वो भी 5 साल तक के लिए, यानी कि 2024 तक का इस तरीके का आपका फंडिंग दिया जाएगा। क्योंकि आप इसका एम देखिए, एम क्या है कि यहाँ पे जो है पूरी तरीके से कंट्रोल करना है और इरेडिकेट करनी है। कंट्रोल करनी है 2025 तक, इरेडिकेट करनी है 2030 तक। तो ये तो सरकार का ना नियम है, सरकार इस तरीके से लेकर आ रही है। तो इसमें आपको समझना चाहिए कि जो भी यहाँ पे पैसे वगैरह दिए जाएंगे, फंडिंग दी जाएगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। सो इट मीन्स कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ओके, प्लीज़ डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी मैं उसको बताऊंगी, लेकिन पीछे आप लोग समझ के चलिए कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है तो है क्यों, यहाँ पे सरकार जो है ना क्यों इतना जो है पूरी तरीके से खर्च कर रही है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसी में आप कंफ्यूज हो सकते हो, ये भी अगर आपकी एक टॉपिक बन गई तो। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो कि एनिमल हस्बेंड्री की है, वो यहाँ पे इनिशिएट करी है फुट एंड माउथ डिजीज़ मुक्त भारत, वो भी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत। और ये आपका आया था 2016-17 में। एक प्रोग्राम था जिसमें कि सारे स्टेट को कवर किया गया था। और यहाँ पे जो है ना जो 6 मंथली वैक्सीनेशन स्कीम के अंदर कवर्ड नहीं थी, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि सारे यहाँ पे स्टेट को कवर किया गया था। फुट एंड माउथ डिजीज़ जो है ना काफ़ी सेवियर है, हाईली कंटाजियस वायरल डिजीज़ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये वायरल डिजीज़ है और बहुत ही तेज़ी से ये फैलता है। और इससे क्या होता है ना कि हाईली इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि फुट एंड माउथ डिजीज़ हो जाती है तो जितने भी यहाँ पे कैटल वगैरह, बफेलो, शिप, गोट्स है, तो वो किसी भी काम के नहीं रह जाते हैं। ना ही उनके दूध हम लोग यहाँ पे पी सकते हैं, ना ही उनका जो खाल वगैरह इस्तेमाल हो सकता है, तो किसी भी तरीके से वो इस्तेमाल में नहीं आ सकते। तो इसीलिए जो है ना उनसे कोई प्रॉफिट नहीं होता है, इसलिए हमारे इकोनॉमी बहुत ज़्यादा हिट हो जाती है। ये जो डिजीज़ है ना, ये कैटल को, स्वाइन मीन्स सुअर, शिप मतलब भेड़, यहाँ पे गोट मतलब बकरी, ये सारे लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है अफेक्ट करती है। वहीं अगर ब्रुसेलोसिस की बात करूँ तो ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है। हमेशा मैं बताती हूँ फुट एंड माउथ डिजीज़ इज़ अ वायरल डिजीज़ एंड ब्रुसेलोसिस इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़। और ये किससे होती है, तो ब्रुसेला स्पीसीज से होती है, जो कि मेनली यहाँ पे कैटल को इन्फेक्ट करती है, स्वाइन, गोट, शिप, डॉग सबको इन्फेक्ट करती है। ह्यूमन जो जनरली इस तरीके की डिजीज़ को एक्वायर करते हैं ना, वो जब इस इन्फेक्टेड एनिमल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तब उनको भी इस तरीके का बीमारी हो जाता है, या तो इनको खाते हैं या तो इनके कंटामिनेटेड एनिमल प्रोडक्ट्स को ड्रिंक करते हैं। तो इस तरीके से जो है ना ये आपका जूनोटिक डिजीज़ है। कहने का मतलब है कि एनिमल से ये जो है आपकी ह्यूमन बींग में भी ट्रांसफ़र होती है। ब्रुसेलोसिस इन ह्यूमन्स अगर हम लोग देखें तो ब्रुसेलोसिस एक तरीके का नाम है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को दिया गया है। और बेसिकली ये आपका कॉन्ट्रैक्टेड है, यानी कि एनिमल से ही होती है, क्योंकि हम लोग जो है अनपेस्चर
पैस्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं। इट मीन्स कि जो भी आपके मिल्क वगैरह आप जो पैकेट वाला खरीदते हो तो उसको क्या है कि आप लोग बॉयल नहीं करते हो और वैसे ही आप लोग पी लेते हो। तो अगर ऐसे ही आप लोग पी रहे हो, इट मीन्स कि आप लोग डिजीज़ को जो है ना फ्री कॉल करके जो है फ्री इन्विटेशन दे रहे हो। तो प्लीज़ ऐसा काम मत कीजिए, आराम से जो है दूध जो भी लाइए, जो भी पैकेट वाला लाइए, जो भी ब्रांड का लाइए, इट डजेंट मैटर। हर एक स्टेट में अलग अलग मिलती है तो वो भी कोई मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ हमेशा बॉयल करके पीजिए, कोशिश कीजिए बॉयल करके। आप लोग को पता ही है कि आज के डेट में तो ऐसी डिजीज़ फैली हुई है कि जिससे कि हम लोग को हर एक चीज़ जो है पका के खाना है, बॉयल करके खाना है, या फिर मसाले वगैरह डाल के खाओ। तो इस तरीके का खाना जो है खाना है, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा प्रिकॉशन रखा कीजिए। कुछ जो सिम्टम्स यहाँ पे ब्रुसेलोसिस का है, इससे क्या देखने को मिलता है कि कैटल्स वगैरह को जो है फीवर होती है, चिल्स होते हैं, वीकनेस देखने को मिलेगा, लेथार्जी होते हैं, बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, मसल्स और जॉइंट में पेन होती है, हेडेक होती है। तो ये सारे जो सिम्टम्स है ना वो आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, नेशन वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम। तो ये जान के आप लोग को जो है एक अलग सा देखने को मिलेगा कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस तो आप लोग देखे होंगे कि ह्यूमन बींग में आप लोग सुने ही होंगे, है कि नहीं। साइंस एंड टेक में पढ़ा रही हूँ पिछले 2 साल से, तो आई थिंक कि आप लोग मेरी ही तरफ से सुने होंगे कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है क्या। बट कोई नहीं, आगे मैं बताती हूँ, पहले देख लीजिए कि इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है। एकदम ये तो श्योर शॉट है कि हम लोग यहाँ पे एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि मिल्क प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ेगी, साथ ही जेनेटिक मेरिट जो मिल्क एनिमल्स है ना उसकी इंप्रूव होगी, और हाई क्वालिटी सीड्स के साथ, यानी कि मिल्क एनिमल जितने भी दूध देने वाले जो जानवर है ना उनकी यहाँ पे क्वालिटी इंप्रूव होगी। सैलेंट फीचर्स क्या है, सैलेंट फीचर्स है कि यहाँ पे इस प्रोग्राम का एम है कि इंसेमिनेट करनी है 1 करोड़ बोवाइन से भी ज़्यादा, वो भी 6 मंथ में, और ईयर टैग देम, और इनको जो है टैग देना है पशु आधार, ठीक है, आधार कार्ड जो आप लोग लेकर चलते हो। तो इस तरीके के जो जितने भी यहाँ पे जानवर को, पशुओं को इंसेमिनेट किया जा रहा है ना, तो इनको यहाँ पे पशु आधार कहा जाएगा। एक यूनिक आइडेंटिफिकेशंस होगी जिससे कि एनिमल्स को ये प्रोवाइड किया जाएगा, और इससे गवर्नमेंट जान पाएंगे और उनको अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और इस एनिमल्स को जो है ना ट्रैक कर पाएंगे, और इनकी सारी डिटेल्स होगी, जैसे कि ब्रीड कितना है, इनकी एज कितनी है, जेंडर क्या है, ओनर डिटेल्स क्या है। तो ये सारी डिटेल्स जो है यहाँ पे पशु आधार में होंगे। हर एक काऊ, हर एक बफेलो जो कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस के अंदर आते हैं, उनको यहाँ पे टैग किया जाएगा, उनको यहाँ पे ट्रैक भी किया जाएगा, वो भी इंफॉर्मेशन नेटवर्क ऑन एनिमल प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ डेटाबेस में भी। तो ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम है ना, ये एक कंपेन्ड मोड है जो कि इसमें जेनेटिक अपग्रेडेशन प्रोग्राम है, यानी कि जेनेटिक को और ज़्यादा बढ़ाना है। यानी कि यहाँ पे आपकी क्या होती है, अच्छा मैं आगे बताऊँगी, पहले आप लोग इसके साइलेंट फीचर्स देख लीजिए। इसमें बोवाइन की सारी ब्रीड्स को कवर किया जा रहा है, जिससे क्या होगा ना कि मिल्क प्रोडक्शन और ज़्यादा होगा, और इसमें क्या होगा कि लो कॉस्ट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे पॉपुलेशन को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद होगा, और ये जो है एकदम से लो कॉस्ट है, जिससे कि जेनेटिक मेरिट यहाँ पे बढ़ पाएगी। मान लीजिए कि एक गाय है, एक गाय बोल रही हूँ, मीन्स एक गाय है, उनकी यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, उनकी हेल्थ भी बहुत अच्छी है। तो इस तरीके की काऊ जो है ना और भी चाहिए हमें, तो क्या करना होगा कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेट करेंगे, जिससे क्या होगी कि इस तरीके की डुप्लीकेट जो है हमें एक और यहाँ पे जो है बच्चे देखने को मिलेंगे इनके, और वो भी उनके पास जो मिल्क प्रोडक्शन करने का जो कैपेसिटी है वो भी इसी तरीके से अच्छी होगी। कहने का मतलब है कि जो जेनेटिक मेरिट है, जो अच्छी चीज़ें हैं ना, उसको हम लोग और अच्छे से इम्प्रूव कर पाएंगे, और हाई क्वालिटी सीड यानी कि अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे जो है ना आपको बीज देखने को मिलेगी। जो जेस्टेशन पीरियड है कि यहाँ पे बेनिफिट अगर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोवाइन से लेंगे तो ये 3 साल की होती है। अब ये तो पूरी इसकी साइलेंट फीचर्स हो गई, इसकी ऑब्जेक्टिव हो गई, ये देख लीजिए। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता क्या है। जैसे अगर हम लोग ह्यूमन बींग की बात करें तो उससे आप लोग बेटर तरीके से रिलेट कर पाओगे। ह्यूमन बींग में क्या होता है कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, कंसीव नहीं कर पाती है, तो उसके लिए क्या होता है ना कि उनको आर्टिफिशियली तरीके से कराया जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप लोग अभी गुड न्यूज़ मूवी देखे होंगे तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में ये बताया जा रहा है, तो वो भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ है आपके लिए, और इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। उसी तरीके से आपकी ये जो है ना आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जाती है, यानी कि इसमें इंजेक्शन के थ्रू जो है ना, जो इससे कि फर्टाइल हो सके, यानी कि हमारे जो कोई भी प्रेग्नेंट वीमेन है, कोई भी वीमेन है ना, उनको प्रेग्नेंट होने के लिए जो है ना आर्टिफिशियल तरीके से इंजेक्शन देकर जो है उनके बॉडी में ये जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कराया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि गाय, ये सारी बोवाइन वगैरह में क्या होता है, कैटल में क्या होता है कि यहाँ पे एक डोनर काऊ होते हैं, ठीक है। डोनर काऊ है जो कि वो यहाँ पे स्पर्म देंगे अपना, यहाँ पे रेसिपिएंट काऊ है, ठीक है, इनकी ओवरी में ये जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, जिससे कि वो एक अच्छे खासे मिल्क सप्लाई करने वाले जो है ना यहाँ पे
बच्चे दे सके। तो मान लीजिए कि एक एनिमल है जो कि बहुत अच्छा यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन देती है, इनकी हेल्थ भी बहुत अच्छे है, तो इसी के जैसे बच्चे होने चाहिए, हूबहू बच्चे होने चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है ना कि किसी भी एनिमल का, किसी भी मेल काऊ का जो है यहाँ पे आपका ये स्पर्म वगैरह लेकर जो है इनके अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो इससे फर्टिलाइज हो जाती है और उससे रिप्रोडक्शन प्रोसेस आपका स्टार्ट होता है, फिर यहाँ पे आपके जो है बच्चे आते हैं। तो इस तरीके से आप लोग देख लो कि ये जेनेटिक जो आपकी मेरिट है ना, ये बढ़ते जा रही है। जेनेटिक मेरिट बढ़ाना है, क्योंकि हम लोग का अल्टीमेट यहाँ पे आपका फंडा क्या है कि मिल्क प्रोडक्शन बढ़ानी है। ओके, अब इससे क्या क्या एडवांटेजेस है इसको भी आप लोग देख लीजिए। जेनेटिक तो इंप्रूवमेंट होगी, यानी कि जो अच्छे अच्छे गाय है उसी के जैसे अच्छे गाय भी आएंगे। वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी है, यानी कि यहाँ पे जेनेटिकली जो सुपीरियर साइड्स है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। साथ ही डिजीज़ कंट्रोल होता है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं कि एनिमल्स को भी कम डिजीज़ नहीं हो रहे, बहुत ज़्यादा डिजीज़ हो रहे हैं, जिसके कारण हम जैसे ह्यूमन बींग्स भी सफ़र कर रहे हैं। तो डिजीज़ कंट्रोल करना है। मोर वैलिड स्टड प्रूफ है यहाँ पे, जो डेंजर से स्टड से, जानवरों से या फिर किसी और तरीके का, तो वो भी यहाँ पे कम होगा। और सबसे बड़ी बात ना कि ये सबसे सस्ता आपका जो है एक उपचार है। टेक्नोलॉजी आप बोलोगे तो एकदम चीप टेक्नोलॉजी है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट जो कि है यहाँ पे नेशनल मिशन ऑन बोवाइन प्रोडक्टिविटी। तो इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे क्या है कि मिल्क प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। साथ ही यहाँ पे डेयरिंग को ना और ज़्यादा रेनुमरेटिव बनानी है फार्मर्स के लिए। रेनुमरेटिव कहने का मतलब है कि फार्मर्स जितना भी यहाँ पे अलाइड सेक्टर में काम कर रहे हैं, चाहे वो यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हो या फिर यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन डेयरी प्रोडक्ट में काम कर रहे हो, तो उनको क्या है ना कि अच्छा खासा जितना इनपुट दे रहे हैं ना वो, उनको यहाँ पे आउटपुट पूरी तरीके से मिलना चाहिए। उससे ज़्यादा मिल गया, प्रॉफिट हो गया तो क्या ही बात है, बहुत ही अच्छी बात है, बल्ले बल्ले हो गई, लेकिन उससे कम तो उनको नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके का रिन्यूमरेटिव प्राइस यहाँ पे फार्मर्स को प्रोवाइड करनी है। अब यहाँ पे देखते हैं कि बातें क्या क्या है, साइलेंट फीचर्स क्या क्या है। तो इसको तो लॉन्च किया गया था 2016 में, जिससे कि मिल्क प्रोडक्शन इन्हांस हो पाए, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ पाए और डेयरी को और ज़्यादा यहाँ पे रिन्यूमरेटिव बनाया जाए। ये जो आपका इंप्लीमेंट किया गया था, ये 4 कॉम्पोनेंट के साथ इसको इंप्लीमेंट किया गया था। तो आइए इस पे फोकस करते हैं। सबसे पहले क्या है, पशु संजीवनी। सो व्हाट इज़ पशु संजीवनी? ये एक वेलनेस प्रोग्राम है जो कि यहाँ पे मिल्क एनिमल के को देखा जाएगा, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट से, और साथ ही साथ एक हेल्थ कार्ड दिया जाएगा जिसको नकुल स्वास्थ्य पत्र भी कहते हैं। ये दिया जाएगा जिससे कि इनके ब्रीड का रिकॉर्ड होगा, इनका क्या एज है, इनके वैक्सीनेशन का क्या डिटेल है, साथ ही कुछ और भी डिटेल्स है। तो वो सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे आपका डेटाबेस में आपका अपलोड होगा, INAPH डेटाबेस में, जो कि अभी हम लोग देखे थे इससे पहले, इन्फॉर्मेशन नेटवर्क ऑन एनिमल प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ डेटाबेस। तो इसी डेटाबेस में जो है ना यहाँ पे आपका प्रोवाइड किया जाएगा और जितनी भी इनकी इन्फॉर्मेशन होगी वो इसी में रखा जाएगा। सेकंड क्या है कि एडवांस रिप्रोडक्टिविटी टेक्निक। तो इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पे जो आपका सेक्स सॉर्टेड सीमेन प्रोडक्शन फैसिलिटी है उसके कंपोनेंट को यहाँ पे देखा जाएगा, और इसको 10A ग्रेडेड सीमेन स्टेशंस और 50 एम्ब्रायो यहाँ पे आपका जो है इसको जो है आपका अपग्रेड किया जाएगा, बनाया जाएगा। तो ये एडवांस रिप्रोडक्टिव टेक्निक है, एक तरीके का आप लोग समझ सकते हो कि रिप्रोडक्शंस करना है वो भी एडवांस टेक्निक के इस्तेमाल से। ई पशु हाट पोर्टल है, ये एक ई ट्रेडिंग मार्केट पोर्टल है जिसमें कि फार्मर्स को यहाँ पे लिंक किया जाएगा और साथ ही ब्रीडर्स भी होंगे, यानी कि अपने यहाँ के जो ब्रीड है ना उनके ब्रीडर्स होंगे और फार्मर्स होंगे, उनको यहाँ पे ऑनलाइन मार्केटिंग करने के लिए यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे ई ट्रेडिंग मार्केट पोर्टल है जो कि लाया गया है। ट्रांसफर टेक्नोलॉजी लैब है जो कि IVF फैसिलिटी देगी और ये भी हमारे कंट्री में जो है क्रिएट किया जाएगा। अगेन मैं IVF जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, यानी कि अगर किसी भी विमेन के अंदर ये फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है तो क्या होता है कि विमेन की जो ये एम्ब्रॉय होती है, आपका ओवरी बाहर, आपका ओवरी और जो यहाँ पे मेल पर्सन के जो स्पर्म होते हैं उनको बाहर फर्टिलाइज कराया जाता है। जब वो फर्टिलाइज हो जाते हैं तो वापस से जो है ना विमेन की वॉम में इसको डाल दिया जाता है, तो इसको कहते हैं IVF। ठीक है, और आपकी आपकी जो है इंसेमिनेशन क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की इंजेक्शन के थ्रू जो है ना यहाँ पे आपके जो मेल पर्सन के जो चाहे मेल एनिमल हो या फिर मेल ह्यूमन बींग हो, उनके जो स्पर्म होते हैं उनको विमेन के अंदर जो है वो इंजेक्शंस के थ्रू उनको इंसर्ट कराया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इस्टेब्लिशमेंट करनी है नेशनल बोवाइन जीनोमिक सेंटर फॉर इंडिजिनस ब्रीड के बारे में। तो यहाँ पे क्या होगा कि मिल्क प्रोडक्शंस को बढ़ानी है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ानी है, वो भी जीनोमिक सेलेक्शंस करके, यानी कि जैसे कि हम लोग देखे थे ना कि बायोटेक्नोलॉजी में आपका जीन सेलेक्शंस बढ़ रहा है, साथ ही साथ आप लोग देख रहे हो कि सिक्वेंसिंग हो रही है, जीनोम सिक्वेंसिंग हो रही है। तो इसमें क्या होता है ना कि एक सेकेंड, जीनोम सीक्वेंसिंग है ना, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि पेरेंट्स को जैसे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ है या फिर आपके BP है या फिर थायराइड है, तो ये सारी जो डिजीज़ है ना ये आपका एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है। तो जीन सीक्वेंसिंग होगी, यानी कि इसमें पता चलेगा कि पेरेंट्स के अंदर जो प्रॉब्लम है ना, जो यहाँ पर डिजीज़ वाली जीन है उसको कट करके हटा दिया जाएगा, मॉडिफाई कर दिया जाएगा, जिससे कि उनके बच्चे में जो है इस तरीके की डिजीज़ ट्रांसफ़र ना हो। तो सेम थिंग यहाँ पर आपके एनिमल्स में भी किया जा रहा है, जीनोम सेलेक्शंस किया जा रहा है जो इसमें अच्छी
क्वालिटी की जीन होगी ना, बस वही यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए उनके बच्चे में। सो ये एक बहुत ही ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी है जो कि आज के डेट में एडवांस हो गया है। तो यही चीज़ें यहाँ पे एनिमल्स में भी करने की कोशिश की जा रही है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो पढ़े हैं ये पूरी 4 आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है कि 4 कंपोनेंट जो है 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है, 5 हो गई। तो ये पूरी यहाँ पे जितनी भी कंपोनेंट है इसके थ्रू बस एक ही काम करना है कि मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना है, साथ ही साथ यहाँ पे जो है फार्मर्स को एक अच्छा खासा जो है उनको यहाँ पे इनपुट देना है, आउटपुट देना है। इनपुट वो जितना लगा रहे हैं उनके लिए उसको आउटपुट देना है। नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट, तो इसके बारे में भी देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव यही है कि क्वालिटी यहाँ पे जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सर्विस जो है वो अरेंज करना है और फार्मर्स के डोर स्टेप, यानी कि हर एक फार्मर्स के पास जितने भी बोवाइन वगैरह है, जितने भी कैटल्स है, शिप वगैरह है, तो उनके घर में जाकर जो है ना उनको इस तरीके का जो है बेनिफिट जो है प्रोवाइड करनी है। क्योंकि देखिए फार्मर्स कहाँ जाएंगे, फार्मर्स को बेचारे को तो इनका ये मीनिंग भी नहीं पता होता, इतना इस तरीके का जो इतना टफ आपको देखने को मिलेगा टेक्निकल वर्ड है, तो फार्मर्स तो समझ भी नहीं पाएंगे, तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है। कुछ लोग समझ भी जब पाते हैं, यानी कि आशा वर्कर्स और जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं उनके हेल्प के थ्रू जो है ना फार्मर्स को काफ़ी चीज़ों का नॉलेज भी हो जाता है। तो अगर वो लोग जान भी जाते हैं तो कहाँ लेकर जाएंगे अपने कैटल को, ये सारी काम कराने के लिए कहाँ लेकर जाएंगे। तो बेटर यही होता है ना कि कैटल फार्मर्स के पास आप लोग इस तरीके की जो है प्रॉब्लम्स लेकर आओ, क्योंकि फार्मर्स को ना बेसिक लेवल पे जो है उनकी सॉल्यूशंस देने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज की भी हम लोग डेट में देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कोविड-19 है इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा परेशानी किनको हुआ है, माइग्रेंट लेबर्स को हुआ है और फार्मर्स को हुआ है। आप लोग पता है फार्मर्स आज के डेट में ना वो मार्केट तक अपने जो क्रॉप से फसल है वो लेकर आ नहीं पा रहे हैं, और ख़ास करके जो है उनकी फसल बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रही है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण काफ़ी कुछ बंद थी, उनकी कनेक्टिविटी और जो लिंकेज थी वो कहीं ना कहीं ब्रेकेज हो गई थी। तो ये सारी चीज़ों के कारण जो है ना फार्मर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। तो फार्मर्स यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं झेले, तो फार्मर्स को अगर आप लोग को कुछ भी प्रोवाइड करना है ना तो उनके पास तक पहुँच के प्रोवाइड करना होगा, डोर स्टेप तक जाकर प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। और ख़ास करके ये सारी चीज़ें तो और भी प्रोवाइड करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जो भी उनके सेलेक्टेड इंडिजिनस जो बोवाइन ब्रीड है ना वो यहाँ पे कंजर्व हो पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे वो उनको, और ज़्यादा बढ़ा पाएंगे, वो भी सोशियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए। इसमें क्या होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे बढ़ाया जाएगा, बनाया जाएगा, जिससे कि अच्छा खासा प्रोक्योरमेंट हो सके, प्रोसेसिंग हो सके मिल्क का और मिल्क प्रोडक्ट का। यहाँ पे ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट की जाएगी, जिसके थ्रू डेयरी फार्मर्स को यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही यहाँ पे डेयरी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको भी स्ट्रेंथन किया जाएगा, प्रोड्यूसर्स कंपनी को भी यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथन की जाएगी, वो भी विलेज लेवल पे। तो इसकी ऑब्जेक्टिव तो बहुत ही अच्छी है, इस तरीके से अगर काम किया गया तो ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेस होगा। सैलेंट फीचर्स की बात करें तो इस प्रोग्राम का जो इनिशिएशन था वो 2014 में था, लेकिन जो ऑन गोइंग स्कीम है यानी कि नेशनल प्रोजेक्ट फॉर कैटल एंड बफेलो ब्रीडिंग है, इसके साथ इसको मर्ज कर दिया गया। साथ ही साथ इंटेंसिव डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इससे स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर क्वालिटी एंड क्लीन मिल्क प्रोडक्शन है, इन सब के साथ जो है ना इसको मर्ज कर दिया गया। तो इस स्कीम के 3 कंपोनेंट हैं। सबसे पहला क्या है, NPBB यानी कि नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग, यानी कि ये जो आपकी इस्टेब्लिश करेगी, ये मैत्री इस्टेब्लिश करेगी, जिसके थ्रू ब्रीडिंग इनपुट जो है ना वो डोर स्टेप तक यहाँ पे आपका डिलीवर किया जाएगा। मैत्री स्टैंड फॉर मल्टीपर्पज़ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियंस इन रूरल इंडिया, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र में है, ग्रामीण इंडिया में जो है इस तरीके की टेक्निक लेकर जो है घर घर तक फार्मर्स के यहाँ जाएंगे। सेकंड यहाँ पे नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, इट मीन्स की डेयरी डेवलप करने के लिए यहाँ पे नेशनल प्रोग्राम है। थर्ड वन इज राष्ट्रीय गोकुल मिशन, यानी कि किस तरीके से गोकुल मीन्स गाय वगैरह है, इनको जो है किस तरीके से इनका टेक केयर करना है, इसके लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन लाया गया है। अब राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में डिटेल में देख लीजिए। ये ब्रीड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है, जिसमें कि जो अपने यहाँ के जो इंडिजिनस ब्रीड है ना उनको यहाँ पे इम्प्रूव करना है, उनकी जेनेटिक मेकअप करनी है, साथ ही यहाँ पे स्टॉक को और ज़्यादा बढ़ाना है। यानी कि जैसे भी काव है, आप लोग कुछ काव को देखते हो कि वो अच्छा खासा दूध देती है, उनकी जो मिल्क की क्वालिटी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, तो आप लोग भी चाहोगे कि उस तरीके की गाय जो है ना और भी ज़्यादा हो हमारे यहाँ, उस तरीके की शिप हो या फिर गोट हो तो वो और ज़्यादा हो। तो उन्हीं की पॉपुलेशन को यहाँ पे बढ़ाने के लिए, उसी तरीके की पॉपुलेशन को यहाँ पे जेनेटिक तरीके से इम्प्रूव करने के लिए इस तरीके का जो है आपका यहाँ पे मिशन लाया गया है। मिल्क प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करना है, अपग्रेड करना है जो भी कैटल है, साथ ही साथ यहाँ पे गिर, शिवाल, राठी, डियोनी सारे कैटल्स को यहाँ पे अपग्रेड करना है। एक इंटीग्रेटेड इंडिजिनस कैटल सेंटर को इस्टेब्लिश करनी है, और गोकुल ग्राम को, जिसमें कि यहाँ पे जितने भी नेटिव ब्रीडिंग ट्रैक्ट्स है ना वो यहाँ पे हो सके हमारे यहाँ के ब्रीड्स का। स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है 100% ग्रांट इन एड्स बेसिस पे, यानी कि 100% यहाँ पे फंडिंग दी जाएगी और मदद के तौर पर जो है इसको यहाँ पे आपका इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यहाँ पे सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव देख लीजिए कि क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया है। सबसे पहला है गोपाल रत्न अवार्ड। तो फार्मर्स जो कि यहाँ पे अपने बेस्ट इंडिजिनस ब्रीड को अगर वो मेंटेन कर रहे हैं और बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस को अगर वो यहाँ पे बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं ना तो उनको यहाँ पे गोपाल रत्न अवार्ड भी दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ये फार्मर्स को दिया जाएगा।
उसके बाद आता है आपका कामधेनु अवार्ड। तो ये क्यों है? बेस्ट मैनेज, यानी कि अपने यहाँ के जो हर्ट्स हैं उनको यहाँ पे बेस्ट मैनेज करने के लिए। तो कैसे मैनेज किया जा रहा है? मान लीजिए किसी एनजीओ के हेल्प से किया जा रहा है, कोई ट्रस्ट के हेल्प से किया जा रहा है, या गौशाला के हेल्प से किया जा रहा है। और बेस्ट तरीके से इन ब्रीडर्स को अगर यहाँ पे आपका मैनेज किया जा रहा है तो इनको कहेंगे, इनको यहाँ पे अवार्ड दिया जाएगा कामधेनु। गोकुल ग्राम है, यानी कि ये इंटीग्रेटेड कैटल डेवलपमेंट सेंटर है, जिसमें कि जो हमारे यहाँ के कैटल है ना, इंडिजिनस कैटल रियरिंग है, उसको यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा, कंजर्व किया जाएगा, वो भी साइंटिफिक मैनर में। और हाई जेनेटिक जो मेरिट है उसको प्रोपेगेट किया जाएगा, यानी कि जो अच्छे गाय है उनकी इस तरीके से जो है जेनेटिकली उनकी जो है रिप्रोडक्शन हो, बढ़े वो लोग सारे, उनके पॉपुलेशन बढ़े, तो इस तरीके का यहाँ पे जो है प्रोपेगेट किया जाएगा। तो ये होते हैं गोकुल ग्राम। ओके, तो ये सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव है। गोपाल रत्न अवार्ड जो है फार्मर्स को दी जाएगी। कामधेनु अवार्ड जो है यहाँ पे एनजीओ, ट्रस्ट और गौशाला इंस्टीट्यूशन, अगर वो यहाँ पे अच्छा काम करते हैं, इंडिजिनियस ब्रीड को यहाँ पे मैनेज करते हैं, तो उनको यहाँ पे दिया जाएगा। और गोकुल ग्राम है, यानी कि एक तरीके का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इंटीग्रेटेड कैटल डेवलपमेंट सेंटर है, जहाँ पे पूरी तरीके से कैटल का जो है टेक केयर किया जाएगा। ओके, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे नेशनल डेयरी प्लान। तो नेशनल डेयरी प्लान के ऑब्जेक्टिव अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो अब इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहली है कि अगेन वही है कि मिल्क एनिमल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ानी है, जिससे क्या होगा कि ऑलरेडी यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे रूरल मिल्क प्रोड्यूसर्स प्रोवाइड करनी है, वो भी ग्रेटर एक्सेस हो सके ऑर्गेनाइज्ड मिल्क प्रोसेसिंग सेक्टर की। तो ये एक नया है, क्योंकि नेशनल डेयरी प्लान बनाया जा रहा है, और नेशनल डेयरी प्लान के अंतर्गत आपको ये पता होना चाहिए कि एक अच्छा खासा ऑर्गेनाइज्ड मिल्क प्रोसेसिंग सेक्टर है, जहाँ पे सारे जितने भी रूरल लोग हैं ना, जितने भी ग्रामीण लोग हैं जो कि इस तरीके के डेयरी प्रोडक्ट से इंक्लूड होते हैं, वो कनेक्टेड होते हैं, तो वो यहाँ पे इसको एक्सेस कर सके। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपका बनाया गया है। इस तरीके का आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए अभी अब लगभग हम लोग जितने भी स्कीम देखे सब तो आपके मिल्क प्रोडक्शन से है, बट थोड़ा बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, ये आप लोग को ध्यान रखनी है। ओके, अब यहाँ पे इसकी साइलेंट फीचर्स देख लीजिए। अगेन ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इम्प्लीमेंट किया जा रहा है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा। ये नेशनल डेवलपमेंट प्लान अगर हम लोग देखें, नेशनल डेयरी प्लान अगर हम लोग देखें तो ये फोकस करेगी 8 मेजर मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। अगर आप लोग ये सारे स्टेट से अगर बिलोंग करते हो तो आपको तो ये रट्टा मार लेना है। तो ये है आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, जो कि आप देखोगे कि 90% जो यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन होता है ना, ये बस यही 5-6 स्टेट से ही हो जाता है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, केरल और मध्य प्रदेश। ओके, और भी यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट है इस स्कीम के, जैसे कि प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा कि विलेज बेस्ड यहाँ पे मिल्क प्रोक्योरमेंट सिस्टम होगी, जिससे कि वेइंग होगी, टेस्ट किया जाएगा कि मिल्क की क्वालिटी कैसी यहाँ पे रिसीव हो रही है, फिर यहाँ पे जो है पेमेंट किया जाएगा मिल्क प्रोड्यूसर को। साथ ही साथ यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और लर्निंग भी है। ठीक है, तो ये सारी इसकी कुछ मेजर यहाँ पे आपकी साइलेंट फीचर्स है, जिसको आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट, जो कि है डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम। अब इसमें क्या बातें की जा रही है? एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि अगर आप यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट को और एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाने का अगर आपके पास कुछ अच्छा खासा प्लान है, सो यू शुड बिकम एन एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, तो इसमें क्या है कि यहाँ पे एक मॉडर्न डेयरी फार्म्स को सेटअप करना है, जिससे कि क्लीन मिल्क की प्रोडक्शन हो सके। साथ ही स्ट्रक्चरल चेंजेस यहाँ पे करनी है अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, और जो इनिशियल प्रोसेसिंग है मिल्क का, वो यहाँ पे आपका विलेज लेवल तक भी आ सके अपने आप। और साथ ही साथ यहाँ पे क्वालिटी और जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है उसको भी अपग्रेड करना है, जिससे कि कमर्शियल स्केल में जितने भी मिल्क वगैरह है उसको हैंडल कर सके। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, और एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है जॉब्स क्रिएटर, ना कि जॉब सीकर। तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, वो भी किसके लिए? तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। मेनली ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी एग्रीकल्चर, अनअलाइड, यहाँ पे अलाइड सेक्टर्स, ये सब जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स और ऑर्गेनाइज सेक्टर दो तरीके के होते हैं। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप देखोगे कि 85% जो 85% तक जो हमारे पॉपुलेशन है ना, वो आज की डेट में अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में ही इंक्लूड है। दैट्स वाई हम लोग देख रहे हैं कि कोविड-19 में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, और प्रॉब्लम किनको हो रही है? तो बेसिकली अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को ही हो रही है। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आपको 10 to 15% ही लोग देखने को मिलेंगे जो कि इंक्लूड है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहने का मतलब है कि वैसी जगह पे काम करना जहाँ पे ना ही कोई टाइम फिक्स है, ना ही कोई आपका ड्यूरेशन फिक्स्ड है कि कितने दिन तक आप यहाँ पे काम करोगे, ना ही यहाँ पे कोई हॉलीडे होती है। जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा कमाओगे, उस तरीके का फंडा है। ना ही कोई यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी होती है, गवर्नमेंट की तरफ से भी यहाँ पे खास जो है आपको ना ही पेंशन वगैरह का भी कोई इंतजाम है। तो इसको कहते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो इस तरीके के सेक्टर्स में ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्लूड है, तो ऑब्वियस है कि इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जो यहाँ पे आपकी अपॉर्चुनिटी है वो भी ज़्यादा होगी। तो इसलिए यहाँ पे जो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम्स लाया गया है। अब इसमें देखते हैं साइलेंट फीचर्स क्या है।
तो डेयरी वेंचर कैपिटल फंड स्कीम बनाई जा रही है, जिसको मॉडिफाई किया गया है और रीनेम किया गया है एज ए डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम। ओके, इसको 2010 में ही किया गया था। ये भी आपकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इम्प्लीमेंट किया गया है नाबार्ड के द्वारा। ये इसकी नोडल एजेंसी है और स्कीम ये ओपन किया गया है ऑर्गेनाइज को भी और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स दोनों को भी। तो काफ़ी अच्छी स्कीम है, इसके बारे में आप लोग को ध्यान रखिएगा। देखिए, मोस्ट ऑफ द जो स्कीम अभी हम लोग पढ़े हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि एक साल के अंदर ही आपकी यहाँ पे निकल कर आई है। ये काफ़ी पुरानी हम लोग ये सारी जो है न्यू योजनाएं भी पढ़ रहे हैं, जो कि 2014-15 की थी। बट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डेयरी प्रोसेसिंग एनिमल हस्बेंड्री वाले जितने भी आपके डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट के अंदर जितनी भी आज तक जो आपकी योजनाएं आई है और जितने भी आपका जो है एनिमल से रिलेटेड, चाहे वो डिजीज़ हो, चाहे वो यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शंस के लिए हो, तो वो सारी चीज़ों को एक जगह आपका रख दिया गया है। तो एक साथ पढ़ने से क्या होता है ना कि कन्फ्यूजन जो है ना वो आपका दूर हो जाता है, कोई भी डाउट है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इसलिए इस तरीके के मैगज़ीन को यहाँ पे विजन आइज इस तरीके से क्रिएट करते हैं ना कि आपकी फर्दर कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। और वैसे भी मोदी सरकार जब से आए हैं तब से तो स्कीम्स योजना का तो भरमार है, इसकी तो कमी है नहीं। तो आप लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना कि माइन्यूट डिटेल्स आप लोग को देखना है। छोटी सी छोटी जो यहाँ पे आपकी डिफरेंस है ना एक योजना से दूसरी योजना में, उसको पकड़ने की कोशिश करनी है। इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है वो समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। बाकी आप लोग के माइंड में अब सारी एक जगह आ गई ना, जितने भी मिल्क प्रोडक्शन से हम लोग अभी तक देखे हैं तो वो सारी एक जगह आ गई। इतनी स्कीम्स है जो कि आपकी मिल्क प्रोडक्शन और बेसिकली एनिमल्स के ऊपर थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ब्लू रेवोल्यूशन से रिलेटेड, तो अगेन उसमें कुछ और बातें करेंगे। ओके, तो इस तरीके से मैं एक एक इकट्ठे करके मैं आपको एक एक टॉपिक को डेली पढ़ा रही हूँ, जिसका आप लोग को खास ख्याल रखना है, ठीक है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। चलिए अब हम लोग आंसर देख लेते हैं, जो कि स्टार्टिंग में मैं आपसे 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछी थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन थी यहाँ पे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट ही आप देखो, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट कहा जा रहा है। बहुत स्मार्टली जो है यूपीएससी यहाँ पे स्टेटमेंट आपकी फ्रेम करती है, जिससे कि आप एकदम से कंफ्यूज हो जाओ। एक समय तो लग रहा है देखिए कि हाँ, यहाँ पे कौशल विकास योजना यानी कि स्किल डेवलप करनी है, तो इसके लिए मे बी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इससे कौशल स्किल डेवलपमेंट होगा लोगों में, बच्चों में, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, लेबर मिलेगी, तो ऑब्वियस ये मिनिस्ट्री हो सकती है। बट गाइज, ये ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल इनकरेक्ट है। स्किल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे मिनिस्ट्री जो है ना वो स्किल डेवलपमेंट की ही थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आप एलिमिनेट करोगे तो आपके पास 2 ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात किया जा रहा है, तो ऑब्वियस है कि थर्ड स्टेटमेंट इसकी कहीं ना कहीं सही होगी कि इसको यहाँ पे किसके साथ अलाइन किया जा रहा है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के साथ इसको अलाइन की जा रही है। सो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे देखना है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है, ठीक है। न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया जा रहा है, यानी कि न्यूट्रिशन कैसे, अगर कोई भी इंसान, अगर यहाँ पे मेनली विमेन होती है, चिल्ड्रन होते हैं, आपकी प्रेग्नेंट वीमेन होती है, लैक्टेटिंग मदर्स होते हैं, या फिर एडोलेसेंट गर्ल्स होती है, इन सारे लोगों में जो है ना न्यूट्रिशन की कमी देखने को मिलता है। न्यूट्रिशन की कमी से क्या होती है, एनीमिया होती है, बहुत सारी डिजीज़ होती है, तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि अवेयरनेस यहाँ पे क्रिएट करना है माल न्यूट्रिशन को लेकर, तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, तो हमारी डी ऑप्शन आप एलिमिनेट कीजिए। सेकेंड है कि यहाँ पे आप देखोगे कि एनीमिया की इंसिडेंस है, जिसको कि यहाँ पे रिड्यूस करना है, तो ऑब्वियस है एनीमिया भी आपका कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन से ही रिलेटेड होता है। अगर आप लोग सही से खाओगे पियोगे तो एनीमिया वाली प्रॉब्लम नहीं होती। खून की कमी जिसको बोलते हैं, आयरन का इंटेक आपके बॉडी में अच्छा होगा। आयरन की इंटेक के लिए आप लोग केले वगैरह खा सकते हो, जो कि चीप एंड बेस्ट आपकी, मुझे ऐसा लगता है, फ्रूट्स है। तो ज़रूर आयरन खाया कीजिए, चाहे आप लोग गर्ल्स हो या फिर बॉयज़ हो, मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, कोई भी हो, ये फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम होती है, खून की कमी की शिकायत होती है, तो इसलिए आप लोग को 2 केले तो डेली खाना चाहिए, ठीक है। अगर डेली नहीं खा सकते तो हफ्ते में तो 3 दिन तो पक्का खाइए, लेकिन खाइए ज़रूर, इससे आप लोग की हीमोग्लोबिन की कमी कभी नहीं होगी। ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट है। तो अब यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट देखिए कि यहाँ पे प्रमोट करना है मिलेट्स, कोर्स, सीरियल और अनपॉलिश्ड राइस के कंजप्शंस को। देख के ऐसा लग रहा होगा ना कि बिल्कुल सही है, पोल्ट्री एग खाने की यहाँ पे जो है कंजप्शन, इसको ही प्रमोट करना है। हाँ भाई, एकदम सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिशन मिशन की बात की जा रही है। तो ऐसे आप इन कॉमन देखोगे ना, अगर आपने इस मिशन के बारे में नहीं पढ़ रखा है तो आपको यहाँ पे चारों स्टेटमेंट बहुत अच्छे लगेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे ऑप्शन चारों नहीं दिया गया है, यानी कि यूपीएससी हमें ये इंडिकेट करना चाहती है ना कि बच्चों, अगर आप लोग ने ये नहीं पढ़ा है ना, तो भी आप लोग को पता होना चाहिए कि यहाँ पे सारी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, आप लोग को इनकरेक्ट आपको छांटनी ही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट एंड सेकंड में तो कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए।
चाहिए। और बहुत ही स्मार्टली इन्होंने यहाँ पे भी ऑप्शन बनाई है कि फर्स्ट एंड सेकंड तीनों में है। अब आप छांटते रहो बैठ के, ठीक है, एलिमिनेट करते रहो। तो यहाँ पे देखो कंजप्शन की बात की जा रही है, तो अगर कंजप्शन की बात होगी तो ये पोल्ट्री एक को अलग से क्यों बोलेंगे कि भाई आपको अलग से जो है यहाँ पे एक ऑप्शन बनाया गया कि अंडे खानी है, अलग से और भी बन जाता कि आपको चिकन खानी है, रेड मीट खानी है। तो इस तरीके का कंजप्शन पे अलग अलग स्टेटमेंट बनता। तो देखिए ये देखने से तो करेक्ट लग रहा है इन जेन्युइन की, अगर मैं भी नहीं इसके बारे में पढ़े रहती तो मुझे भी अच्छा लगता कि हाँ चलो ये, लेकिन इन दोनों में से एलिमिनेट किसको करूँ, क्योंकि एलिमिनेट तो करना ही है ना, क्योंकि चारों ऑप्शन तो है नहीं, एलिमिनेट तो करना ही है। तो भाई न्यूट्रिशन के लिए तो अनपॉलिश्ड राइस हो गया, यहाँ पे आपकी मिलेट्स हो गई, ये सारी चीज़ें ज़रूरत है, एक की भी ज़रूरत है, तो इसमें दोनों को हटाएंगे कैसे। तब आपको वहाँ पे थोड़ी सी कहते हैं ना कि आपका जो है थर्ड आई ओपन करनी है और इस तरीके से समझना कि यूपीएससी आपसे क्या चाह रहा है, ठीक है। तब आप लोग इन दोनों में से किसी को एलिमिनेट नहीं कर सकते हो ना, तो दोनों एलिमिनेट कर दो और हमारा ऑप्शन आ गया ए, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको इतना डिटेल में इसलिए बता रही हूँ ना क्योंकि देखिए यूपीएससी आपको कहीं ना कहीं हिंट कर देती है, ऑप्शन देके हिंट कर देती है। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा ना, सारे क्वेश्चंस में ऐसे नहीं करती है, बहुत सारे क्वेश्चंस में लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि वो हिंट कर देती है, जहाँ आप फंसोगे ना वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत जो है इनकी तरफ से भी हिंट देखने को मिलेगा। बस आपको वो चीज़ें समझनी है, किस तरीके से क्वेश्चंस को यहाँ पे टैकल करना है ना, इस चीज़ को अगर आप समझने का कोशिश कर लोगे ना, ये प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो फॉर गॉड सेक आपको कोई भी नहीं यहाँ पे प्रीलिम्स को क्रैक करने से आपको रोक सकता है, ठीक है। तो ये तो रही थोड़ी सी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा भाषण, बट कोई ना, चलिए आप ही के बेनिफिट के लिए मैं बता रही हूँ। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगी, तो बस लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट कोई सजेशन है तो आप कमेंट कीजिए एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। PT 365 की और भी लेसन देखने के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा जो कि रिसोर्स पॉइंट के नाम से है। ओके, थैंक यू।